कई मायनों में बाजार के लिए आज का दिन है बेहद अहमियत भरा। पॉलिसी तो आने वाली है, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे ट्रिगर्स और नतीजों के सीजन की शुरुआत टीसीएस के साथ। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, वेलकम बैक। हाँ। अच्छा लग रहा है सर। ऑलमोस्ट आई थिंक एक हफ्ते बाद वापस स्टूडियो में। आई थिंक हाँ, मतलब मंडे टू थर्सडे 4 दिन, 3 दिन तो खैर मैं दिल्ली में ही था। कल तो फिर मैं इतना थका हुआ था कि मैंने कहा घर से ही काम कर लेता हूँ। वर्क फ्रॉम होम की ये थोड़ा तो फायदा उठाना चाहिए, थोड़ा फायदा होना चाहिए। सो कल इसीलिए आज पूरी तरह से, और चूंकि पॉलिसी भी है तो आज एक्शन पैक दिन है, तो बस इसलिए आज फिर से, इनफैक्ट मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम भी कम्प्लीटली, अब सारे के सारे। और जब आज आया बड़े दिनों बाद एकदम पूरे न्यूज़ रूम में जो चहल पहल दिखी, वो एक जो एनर्जेटिक न्यूज़ रूम होता है ना, जिसमें लोग घूमते फिरते बात करते हुए, अरे ये करो वो करो, ये वो जो चीज़ें होती है ना, उसकी बात ही अलग है। लड़ाइयाँ भी होती हैं सर। हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए, होती भी है, होनी भी चाहिए। काम को लेकर वो इस मामले में एक बहुत अच्छी बात मुझे याद है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो ओपिनियंस अलग हो सकती है, और ओपिनियन तो मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है अलग। हर वक्त एक बायर है, एक सेलर है, तो ही ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल। दोनों का व्यू एकदम ऑपोजिट है। अगर सब लोग एक तरफ सोचे तो ऊपर या नीचे का सर्किट लगे, तो जो मार्केट है, जिस मार्केट को हम कवर करते हैं, वही हमारी टीम में भी होना चाहिए। बिल्कुल। मतभेद मनभेद ना हो। बिल्कुल सर, हमेशा काम को लेकर ही एक्शन रहता है। और पूरी टीम भी वापस ऑफिस में है। अनिल जी और मैं भी आपके साथ स्टूडियो में है। तो बताएं सर, फिर आज बाजार पर कहाँ नजर डालें? ट्रिगर्स बहुत हैं दीप। आज पहले तो ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेत आते हुए दिखे। उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है अमेरिकी बाजारों ने, तेजी की लगाई है हैट्रिक। 350 पॉइंट की मजबूती बड़ी काम आएगी हमारे आज, स्पेशली बड़े दिन के लिहाज से, इसलिए कि आगे के 2 ट्रिगर वो आपको बताएंगे कि हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। लेकिन हाँ, अमेरिकी बाजारों के लिहाज से भी आज फिर से बड़ा दिन भी होने वाला है। वहाँ पर रोजगार के आंकड़े आएंगे। सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब पॉलिसी का ऐलान करेंगे, और 12 बजे आपको गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनना है। रिजल्ट सीजन की ऑफिशियली शुरुआत होती हुई दिख रही है आज टीसीएस के नतीजों के बाद। वो अलग बात है कि बाजार बंद होने के बाद आएंगे टीसीएस के नतीजे, लेकिन सोमवार को उसका असर आपको दिखेगा। और प्री रिजल्ट एक्शन भी आज टीसीएस और बाकी आईटी शेयरों में देखने को मिलेगा। विदेशी टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर, हिंदुस्तान आने के लिए उन्हें 15 अक्टूबर से अनुमति, लेकिन चार्टर्ड प्लेन चाहिए। ऐसे नहीं आने, चार्टर्ड प्लेन वाले पहले आप आइए, उसके बाद 15 नवंबर से बाकी सारे टूरिस्ट। और एक और अच्छी खबर है दीप, जो यहाँ से यूके जाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कोविशील्ड अगर लगी है तो वो मान्य होगी। इस बार इसमें मानना होगा, भारत सरकार ने जो एक्शन लिया ना, बिल्कुल उसका असर आया है। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। एक और हमारी कोविशील्ड आप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहें कि नहीं आप आएंगे तो माना नहीं जाएगा। और भारत सरकार ने जब ये कहा कि जो ब्रिटिश नागरिक या जो ब्रिटिश पासपोर्ट से हिंदुस्तान आएंगे, उनके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा। आगे ना लाइन पर, 4 दिन में आगे लाइन पर। हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजों को लाइन पर लाना अच्छे से आता है। पुरानी है हाँ, पहले थोड़े झुक जाते हैं, लेकिन बाद में जब लाने का मौका आता है तो बराबर से लाइन पे लाते हैं। बिल्कुल सर, तो ये अच्छी खबर है एक्चुअली, बड़ी बढ़िया खबर है सर। तो सारे के सारे टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स, एविएशन काउंटर्स, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे आपको आज फोकस में आते हुए दिखेंगे। तो जैसे सर आपने कहा, 3 बड़े इवेंट हैं आज। किससे शुरू करें? एक ग्लोबल इवेंट, 2 डोमेस्टिक इवेंट। तो एक बार ग्लोबल पर ही परंपरा के साथ चलते हैं। ठीक है, ग्लोबल इवेंट अनडाउटेडली आज शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन, इससे बेहतर संकेत आप उम्मीद कर नहीं सकते ग्लोबल संकेत। और दीप, यही शुक्रवार एक हफ्ता पीछे वाला है, याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल। और पिछले शुक्रवार को हम यही बात कर रहे थे कि डरिए घबराइए मत, अमेरिकी बाजार पे आपको आज ही या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार तक बॉटम बनाते हुए नजर आएंगे। डरने की जरूरत है नहीं। और एग्जैक्टली अमेरिकी बाजार में पिछले 3 दिनों में जो तेजी दिखाई, सवाल ये नहीं कि पिछले 3 दिनों से तेजी के साथ बंद हुए, क्वांटम देखिए, जंप देखिए पॉइंट्स में। जो लोग पॉइंट्स में देखते हैं उनके लिए जंप है। रोज 300-400 पॉइंट बढ़ना मजाक नहीं है। तो पूरा 4 ट्रेडिंग सेशन जो अमेरिका का इस हफ्ते का रहा है, कमाल का रहा है। और पिछले शुक्रवार से इसके संकेत आ गए। तो बहुत कम ऐसा होता है, और मैंने कहा भी कि हम आमतौर पर ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट भी नहीं है, और ये कहना आसान काम भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में आती है, और जहाँ समझ में आती है वहाँ पर एक चांस ले लेना चाहिए, बोल देना चाहिए, दिल में आ रहा है तो। और इसीलिए मैंने शुक्रवार को कहा भी था कि अमेरिकी बाजार वापस से घूमकर तेजी दिखाने को तैयार है, और टचवुड वैसा हुआ भी है। तो अच्छी बात है, ये ग्लोबल रैली हमारे लिए बड़ी हैंडी है, बड़ी काम आएगी। और आज बड़े दिन हमारे लिए ये बढ़िया रहेगा। एक और अच्छी चीज़ जो है, हालांकि ऊपरी स्तरों से डाउ 150-200 पॉइंट फिसला है, उसके बावजूद 340 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो सोचो, दिन के दौरान 500-550 पॉइंट की तेजी बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज,
डाउ फ्यूचर्स अब भी हरे निशान में है। सो दोनों फैक्टर्स अच्छे हैं। अब आज रात का सेशन फिर से अमेरिका में अहमियत वाला होगा। रोजगार के आंकड़े आने जो वाले हैं, देखते कितनी नई नौकरियां लगती है और उसके बेसिस पर अमेरिकी बाजार ये तय करने की कोशिश करेंगे कि फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने का और टैपरिंग शुरू करने का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हो सकता है, उसको लेकर अमेरिकी बाजार अपना मन बनाने की कोशिश करेंगे, वो ज़रूर होगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है इससे बेहतर ग्लोबल संकेतों की अगर किसी को उम्मीद हो तो फिर दिस इज टू मच फिर। और कल तो आपने क्लोजिंग में कहा भी था पोजीशन बना कर बहुत जाइए, दिनों कोई बाद परेशानी नहीं, खरीदारी करने को भी कहा था नहीं तो जनरली ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे डर लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन कल ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ एक अच्छा सेशन बन सकता है। देखिए आज गैप से ओपनिंग एक मिल रही है। बिल्कुल, तो बढ़िया संकेत ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। अच्छा सर, फेड जो करेगा वो तो करेगा, आरबीआई आज क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा जरूर। हाँ, बहुत कुछ करना कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब रेट्स में तो ऐसे बदलाव होने की कोई संभावना है नहीं दूर दूर तक जी। लेकिन हाँ एक ही चीज़ है जिस पर मेरी नज़र है जी, ग्रोथ की भी चिंता नहीं है। जो नंबर्स आ रहे हैं ना, आप और हम ही थोड़ी देख रहे हैं, गवर्नर साहब हमसे ज़्यादा देख रहे हैं और हमसे ज़्यादा उनको समझ भी है। बिल्कुल। सो ग्रोथ को लेकर भी मुझे नहीं लगता कि गवर्नर साहब के मन में कहीं कुछ होगा कि ग्रोथ को लेकर मैं चिंता करूँ ना। इन्फ्लेशन, महंगाई, वही एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। उसको लेकर गवर्नर साहब भी हमारे जितने ही परेशान हैं क्या? अगर हमसे कम है बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही दिखाएं क्योंकि आपको ज़्यादा समझ है, हम ये मानते हैं। और अगर गवर्नर साहब कहें कि ये टेम्परेरी है इन्फ्लेशन तो ठीक, और अगर ये कहें कि नहीं ग्लोबल इन्फ्लेशन मामला मुश्किल है और जो कह सकते हैं जिसका मुझे डर है, आज की पॉलिसी में डर एक ही बात का है कि गवर्नर साहब बहुत कॉशियस हो जाए। अब कोशिश तो होना ही पड़ेगा उनको क्योंकि कच्चा तेल 82-83, सारे मेटल्स ऊपर, सारी सॉफ्ट कमोडिटीज ऊपर, करेक्ट, चाय, शुगर, कॉफ़ी, चावल, पता नहीं जो कुछ भी आप देख लो, कॉटन, सब ये ऊपर है। सो आपके पास वो है ही नहीं इसको, इवन केमिकल सारे देखिए, मतलब हर एक कमोडिटीज में तेजी है। तो उस तेजी का असर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। तो ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है और इम्पोर्टेड है, बाहर से आपके पास आ रहा है, आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। सो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब की सबसे बड़ी चिंता होगी। अगर उसको देखकर गवर्नर साहब कुछ जोर से कोशिश होकर बोल दे कि नहीं भाई चलेगा नहीं ऐसा मामला, हमें डर लग रहा है, तो फिर बाजार का हल्का रिएक्शन आ सकता है। लेकिन वो कोशिश होते हुए भी ये नहीं कहेंगे कि ब्याज दरें बढ़ाऊंगा, खाली ये कहेंगे कि हमारे टारगेट के बाहर इन्फ्लेशन निकल सकता है, और वो फिर चिंता की बात हो सकती है। पॉइंट क्या है, अगर गवर्नर साहब इस बात पे फोकस करें जो कि मैं चाहता हूं, जो बाजार को पसंद आएगा जी, वो ये कहें कि ये इन्फ्लेशन है, ये डिमांड साइड का कम, सप्लाई साइड का ज़्यादा है। ग्लोबली भी सप्लाई काफ़ी चीज़ों की आर्टिफिशियली या जैसे भी रुकी हुई है जी, राइट। कंटेनर की शॉर्टेज है, जानबूझ के प्रोडक्शन बंद कर रहा है, वो अब चीन अमेरिका के गेम है, क्या है पता नहीं, लेकिन इतनी डिमांड नहीं जितने दाम बढ़ रहे हैं जी। सो अगर डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, दाम उसके मुकाबले में ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अगर सप्लाई साइड इशू अगर ग्लोबली रिजॉल्व होते हैं तो बढ़िया है। तो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात है। अब आइए लोकल इन्फ्लेशन। लोकल इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ भी दिक्कत की बात है। खाने पीने की चीज़ों के पहले खाने के तेल के दाम बढ़ गए, अब दूसरे तेल के दाम बढ़ गए, फिर से सब्जियों फलों के दाम बढ़ रहे। तो जो हमारे यहाँ का कोर इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। क्या उसको सप्लाई साइड इश्यूज़ के साथ में एड्रेस किया जा सकता है? तो ये दो चीज़ें हैं जो गवर्नर साहब की कमेंट्री में सुनना है हमें, और उसके दम पर बाजार थोड़ा एक्शन ले सकता है। हो सकता है दीप, हो सकता है हम अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचे, पॉलिसी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए तो कोई गलत नहीं, लाजमी है, बनता है। सो मेरा ये समझना है कि अगर आप पॉलिसी के पहले हुई 17,850 17,950 की कंजेशन जोन है उसमें पहुंचते हैं और पहुंचेंगे भी, तो एक बार आप थोड़ा वहां पर अपने सावधान रहें। फ्रेश लॉन्ग करने के लिए फ्रेश लॉन्ग 100 पॉइंट ऊपर ले लेना 18,000 के आसपास, या फिर अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। सो मेरा ये समझना है गैप से खुलने के बाद और लगातार 2-3 अच्छी तेजी हो जाने के बाद पॉलिसी के दिन थोड़ी सी सावधानी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पोर्टफोलियो जीरो कर सब कुछ बेच कर निकल जाएं, ऐसा हल्की सावधानी बड़ी इवेंट के पहले। और चूंकि इस बड़ी इवेंट में हम उम्मीद कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि गवर्नर साहब के पास ज़्यादा अच्छा बोलने के लिए कुछ है नहीं। इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को लेकर वो बहुत अच्छा बोलेंगे ये मालूम है जी,
इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है। इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है, डेफिनेटली सर। तो चलिए नजर रहेगी और 9:45 से दमदार पैनल आपके साथ तैयार होगा हमेशा की तरह जी बिजनेस पर। एक्सक्लूसिवली आप सारे के सारे मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स, बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ पाएंगे और जानेंगे पॉलिसी की बेहतरीन कवरेज और गवर्नर साहब का क्या कहना है। बग्गा साहब, शर्मा साहब हमारे साथ होंगे हर बार की तरह, साथ ही आशु मदान साहब होंगे, अतुल जोशी साहब भी हमारे साथ होने वाले हैं पॉलिसी को लेकर सारे बयानों पर चर्चा करने के लिए। अच्छा सर, 2 बड़े ट्रिगर्स तो हो गए, पर एक तीसरा ट्रिगर जो आज से आने वाले 5-6 हफ्तों के लिए रहने वाला है, अर्निंग सीजन। आज टीसीएस, बट अर्निंग सीजन की हो रही है शुरुआत, कैसे देखें सर? टीसीएस सेट करेगा मूड। उम्मीद तो की जाए कि, उम्मीद नहीं मतलब मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे नतीजे आएंगे। कोई वजह है नहीं कि टीसीएस के नतीजे कमजोर रहे जी, वजह नहीं है। अब हमारी उम्मीदें भी ज़्यादा है, ये बात भी सही, 4.25% के आसपास की डॉलर रेवेन्यू की ग्रोथ की हम उम्मीद करें, लेकिन जिस तरह के ग्लोबल माहौल में हम हैं, काम तो है और भरपूर काम है। सो आईटी कंपनियां, इन्हें ही संभालना है ये रिजल्ट सीजन। तो इस रिजल्ट सीजन में आईटी और बैंक्स एनबीएफसी जी, बैंक्स मतलब बैंक्स एनबीएफसी दोनों आगे, और आईटी, इनफैक्ट बैंक्स एनबीएफसी और इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड जी, बीएफएसआई सारे आगे। तो ये एक स्पेस है और एक आईटी है, जहां 2 जगह तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नंबर्स अच्छे आएंगे। सो आई होप कि टीसीएस ऐसे नंबर्स दे कि सोमवार को चेहरे खिले हुए मिले, मजा पोस्ट मार्केट आएंगे आनी चाहिए, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो आईटी इज द सेक्टर, वही संभालेगा और पिलर है। और हम देख रहे हैं 2-3 बात एक और भी है कि पॉलिसी के बाद अगर कुछ खराब होना भी है तो बैंक्स में होना, आईटी में नहीं, आईटी में नहीं होना है ना। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आईटी आज मजबूत रहना चाहिए नतीजों के पहले, और बाजार को संभालने का काम भी आईटी से ही होगा। बिल्कुल, तो अब उम्मीद आईटी पर है, नतीजों की है शुरुआत, और एज ऑलवेज सबसे पहले आईटी के दिग्गज कंपनीज के आएंगे नतीजे। आज टीसीएस पर है नजर। तो फिर सर, ढेरों ट्रिगर्स वाले दिन की करते हैं शुरुआत। संकेतों को कैसे देखें आज के? संकेतों को देखिए, इन संकेतों में एक ही चीज सबसे बड़ी पॉजिटिव है जी, और वो ये कि एक भी संकेत नेगेटिव नहीं है। लंबे समय बाद लंबे कुछ ना कुछ नेगेटिव एक आ जाता है, कहीं आ ही जाता है। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज पॉजिटिव, सिर्फ एक वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हुए। कल जो पॉजिटिव था, परसों भी पॉजिटिव दिया जब तक पुट कॉल रेशियो हमारा कंफर्ट जोन में था, आज न्यूट्रल हुए, नेगेटिव ये भी नहीं है। तो ये सारे हैं। अब आइए आज के लिए 17,700 17,750 सपोर्ट जोन है। पॉलिसी के पहले के लिए ये रेंज है, आपके लिए आसानी से होल्ड करेगा। पॉलिसी के बाद हो सकता है 17,600 650 तक का एक बार करेक्शन दिखाए, वो खरीदारी की आपके लिए जगह बनेगी। बेसिकली पॉलिसी के बाद भी 17,500 के नीचे की कमजोरी मैं नहीं देख रहा, इसलिए 17,600 650 की रेंज खरीदारी की बनेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 850 900 प्री पॉलिसी है। अगर पॉलिसी के बाद बहुत कुछ अच्छा लगा तो 950 947 का जो लाइफ हाई है उससे थोड़ा सा नीचे 17,940 18,000 ये हाई रेंज होगी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आ सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी 37,425 37,575 सपोर्ट जोन है। पॉलिसी के पहले तो आराम से होल्ड करेगा। पॉलिसी के बाद भी अगर पॉलिसी के पहले ही आप 38,000 के आसपास आ जाए तब भी ये सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की रेंज में आज बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ध्यान से लिखने के लिए कहूँगा, क्योंकि आज पॉलिसी का दिन है, तो बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है किसी भी तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ। तो 37,225 37,350 ये आपके लिए रेंज है। अच्छा, जो पॉलिसी को लेकर दीप हमने बात की, सब कोशिश बात की, हो सकता है इसके विपरीत अगर गवर्नर साहब अगर कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए, तो फाड़ के बैंक निफ्टी नया हाई भी बना दे आज ही, क्यों नहीं? 38,350 38,377 का हाई है, 38,377, यानी कितना हुआ? 350 पॉइंट इधर, 250 इधर, 700 750 पॉइंट बनना कौन सी बड़ी बात है? 2% है, बैंक निफ्टी है भाई। हाँ, मतलब अभी ऐसा देखेंगे तो कोई ऐसा रीजन आप, लेकिन पॉइंट ये कि स्ट्रॉन्ग जोन में है, ट्रिगर चाहिए ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को, और ट्रिगर पॉलिसी से आ भी सकता है। ऐसा नहीं कि कोई खराब ही बोले, वो अच्छा भी बोल सकते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, नज़र है। सो हालांकि चांस आप देखेंगे तो 70% चांस है कि वो अच्छा ना बोले इन्फ्लेशन को लेकर, 30% चांस ये है कि वो कंफर्ट देने की कोशिश करे। अच्छा तो क्या बोलेंगे, राहत देने की कोशिश करेंगे, भाई डरना मत, मैं भी नहीं डर रहा, आप भी मत डरिए, वही बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी 37,425 37,575 पहला सपोर्ट जो है, इसके नीचे 37,225 37,350 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की रेंज है, और ऊपर की तरफ दीप आप जाएंगे तो 37,925 38,100 और 38,175 38,300। कल के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा दीप, आप कल देखिए बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 37,450 का जो लोअर सपोर्ट रेंज था वो लो बनाया,
और एग्जैक्ट 37,925 का हायर रेंज वहीं से घुमा, जो हमारी शॉर्ट करने की जो रेंज थी वहीं से। तो कल बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ के परफेक्ट लेवल अटेन किए हैं और निफ्टी में भी 17,850 के आसपास से घुमा है यस और 17,750 के आसपास सपोर्ट है। तो अच्छा बाजार है ये। बाजार आपको लेवल्स को रेस्पेक्ट करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, ये तो है आपके लिए बड़े लेवल्स। आज की दिन की रेंज क्या रहेगी? ट्रेडिंग रेंज बताएं सर। 17,750 17,850 दिन की छोटी रेंज है, 17,700 से 17,900 दिन की मीडियम रेंज है और 17,650 से 17,950 दिन की बड़ी रेंज लेकर चलें। बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरे टारगेट्स हैं। 10-15 पॉइंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। निफ्टी में 10-15 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट। ये एडजस्टमेंट आपको मूड माहौल देख के करना होता है। बैंक निफ्टी 37,575 37,925, थोड़े से लेवल 25-50 वाले आपको नोट करने पड़ेंगे ढंग से, क्योंकि लेवल्स ऐसे ही निकल कर आ रहे हैं। 37,575 37,950, 37,425 38,100 और 37,350 38,350, 1000 पॉइंट की ये रेंज बड़ी रेंज के तौर पर आपके लिए। अब आइए एफआईज की जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है 53% से बढ़कर 59% आई है। थोड़ा विस्तार से हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पुट कॉल रेशियो 0.84 से 1.29 आया, इसे भी हम समझेंगे। विक्स 7% नीचे, ये एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल सर। तो चलिए, ये सारे के सारे संकेत, लेवल्स और ट्रेडिंग रेंज। अब पोजीशंस की बात करें सर, क्या करना है मौजूदा पोजीशंस वालों को? स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचा है दीप मैंने। इंट्राडे का स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है 17,750, यानी कि जहां बंद हुए उससे सिर्फ 40 पॉइंट नीचे। उसकी वजह है कि तो 40 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट आप ऊपर खुल जाएंगे तो 80-90 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। पॉलिसी के दिन इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। निफ्टी के लिए इतना काफ़ी है। और क्यों काफ़ी है? अगर पॉलिसी के बाद समझो बैंक्स कमज़ोर भी होते तो आईटी को सहारा देना है। अगर आईटी भी साथ ना दें, बैंक भी कमज़ोर और बाकी कुछ और भी गिर जाए तो फिर लॉन्ग रहने में समझदारी नहीं। इसलिए 17,750 का हाल ही के दिनों का सबसे छोटा स्टॉप लॉस है जो मैंने दिया है। क्लोजिंग बेसिस 17,600 पर रखिए, वहीं पर फोकस, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पर स्टॉप लॉस दूर है, जबकि आज एक्शन बैंक निफ्टी से ही होना है, लेकिन कल ही का स्टॉप लॉस आज भी लिया है 37,300 इंट्राडे, क्लोजिंग 37,200, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है, इसलिए यहाँ स्टॉप लॉस डीप रखने हैं आपको। शॉर्ट पोजीशन के लिए वही 18,000 वही स्टॉप लॉस रखिए और क्लोजिंग बेसिस पे 17,860। अब तक की 17,855 की बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको 27 सितंबर को, उसके ऊपर बंद होता है तो थैंक यू वेरी मच। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाकर काट लीजिए शॉर्ट। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,100 का है, 25 पॉइंट ऊपर रख लें, 38,125 टाइप का। और क्लोजिंग बेसिस पे 37,850 37,825 850 के आसपास आकर बार बार रुकता है क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि एक बढ़िया क्लोजिंग उसके ऊपर मिल चुकी है हमें 38,000 के आसपास के ऊपर की, लेकिन 38,171 की बेस्ट क्लोजिंग मिली है। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग 37,850 के आसपास की, वहीं पर स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है सर। तो ये है आपके लिए सारी नई पोजीशंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। नजर रखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा आज का और मूव आएगी। ये मौजूदा पोजीशन, माफ कीजिएगा, नई पोजीशन अब बताएं सर, क्या क्या करना है? एग्रेसिव ट्रेडर्स सीधा निफ्टी खरीदें 17,750, 40 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। 850, 900, 940, 980, ये 4 टारगेट भी ज़्यादा नहीं दे रहा मैं, यहीं तक के। जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो पॉलिसी के बाद इंतजार करें। अगर पॉलिसी के बाद एक मौका मिलता है 17,600 650 की रेंज में निफ्टी आती है तो वहाँ खरीदना है। स्टॉप लॉस 17,525 का लगाइए, टारगेट 17,700 750 800 850, ये 4 टारगेट के लिए करनी खरीदारी। इसका मतलब ये, अगर पॉलिसी के बाद बाजार खराब होता है तो इसका मतलब कि 500-600 की रेंज जो सपोर्ट है वहाँ रुकेगा जी, 800-900 की रेंज जहाँ अटकने वाला है वहाँ बैठेगा, तो वापस नीचे की रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उस हिसाब से आपको इस रेंज में खरीदना है। अब आइए, ये तो खरीदने के बाद, अब आइए जिनको शॉर्ट करना है, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 17,900 17,950 की रेंज में बेचें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्यों बोल रहा हूँ, एग्रेसिव ट्रेडर क्यों बोल रहा हूँ, जबकि ये ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा है, वो ये कि अगर पॉलिसी के बाद अचानक से अगर कहीं ब्रेकआउट दे दे तो करेक्ट, तो इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचना है। वो है 18,050 का स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 17,900 का तो हटा ही दीजिए, क्योंकि 900-950 की रेंज में हम बेचें तो 17,900 वाला टारगेट हटा दें। 17,850, 17,825, 17,800 और 17,750, ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली निफ्टी में, ये आपके लिए। और चाहे तो एक और जोड़ सकते हैं 17,750 तक, हाँ बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ये हो गई बात निफ्टी की दी। ठीक है सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है दोनों तरफ का और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी है। अगर आप पॉलिसी का एक्शन देखें, बैंक निफ्टी पर भी यही रणनीति रहेगी? बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चेंज है दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स को तो सीधा पहले प्री पॉलिसी 37,500 के स्टॉप लॉस से खरीद लेना है, ठीक है।
ऊपर का टारगेट 37,925, 38,100, 38,175 और 38,350, 4 टारगेट है। आज टारगेट ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे एक जगह आएंगे, बहुत सारे वो आगे हैं। और जो लोग नॉर्मल तरीके से खरीदना चाहते हैं आराम से अपनी रेंज में आने पर, वो पॉलिसी के बाद ही अगर आया तो, और वो रेंज है 37,350, 37,450, इस 100 पॉइंट की रेंज में आए तो वहाँ पर एक मौका ज़रूर लेना चाहिए खरीदारी करने का। भले पॉलिसी कितनी भी आपको ख़राब लगे, फिर भी बाजार मुझे लगता है एक बार बैंक निफ्टी पर वहाँ रुकेगा और स्टॉप लॉस होगा आपका 37,200 का। टारगेट जो बनेंगे 37,525, 575 छोटे टारगेट है, 650, 750 मीडियम टारगेट है, 825, 925 बड़े टारगेट। अब यहाँ पर 6 टारगेट बड़े निकल कर आ गए हैं, तो ये तो हो गया खरीदारी का। अब जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए सबसे बढ़िया जगह है 38,100 से लेके 38,350 की रेंज में। 38,100 पे बेच सकते हैं, 38,175 पे बेच सकते हैं, 38,350 पे बेच सकते हैं, और हो सकता है पॉलिसी के बाद बाजार भाग जाए तो इस रेंज में आपको मौका भी मिले। तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 38,500 का। टारगेट जो पहला बनेगा वो 37,950 का बनेगा, दूसरा 37,850 का। मीडियम 2 टारगेट बनेंगे 37,775, 37,700 के, और एक टारगेट और आगे 37,650 का। इनके लिए करनी है बिकवाली। ये तो अगर उस रेंज में आए, लेकिन कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे, एग्रेसिव ट्रेडर्स, जो बैंक निफ्टी में पॉलिसी के पहले भी एक एक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी है कि आप सीधा 38,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर समझिए आपको 38,000 मिला, 37,900 मिला, 38,100 मिला, तो वहाँ पर आप बेच दीजिए, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे आपके 37,775, 37,700, 650, 575, ये 4 टारगेट, और 525 और 450 तक के। तो यानी कि ढेर सारे टारगेट्स हैं जहां पर आपको, तो निफ्टी में टारगेट्स कम आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में ज़्यादा आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आज तो बैंक्स का भी दिन रहेगा आरबीआई पॉलिसी के तहत। तो चलिए, ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स और डेटा का विश्लेषण। बैन लिस्ट सर, कोई बदलाव नहीं है। 5 स्टॉक्स हैं बैन में, हमारे ऑल टाइम फेवरेट्स आईबी हाउसिंग, पीएनबी, सेल, कैनरा और नैल्को। अब डेटा की बात करते हैं सर। पहले तो फंड्स का एक्शन बताइए, क्योंकि एफआईएस की तरफ से कैश में फिर से आपने बिकवाली देखी है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी थी। हाँ, एक्चुअली दीप, वैसे हमेशा कैश की बिकवाली को मैं वजन ज़्यादा देता हूँ, और उस लिहाज से मैं सोच भी रहा था कि क्या एफआईएस के डेटा न्यूट्रल ही लिखे जाए या पॉजिटिव, लेकिन फिर काफ़ी सोच विचार करके 2 वजह से मैंने पॉजिटिव लिखा। पहली वजह तो है कि 1764 करोड़ की बिकवाली कैश में, उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स 2140 करोड़ के खरीदे, जो कि ज़्यादा है। और आमतौर पर एफआईज अपने एक्शन की शुरुआत एफएनओ से करते हैं, बाद में वो कैश में दिखता है। तो अगर एफएनओ में दमदार एक्शन आया है एफआईज की तरफ से 2140 करोड़ की खरीदारी का फ्यूचर्स का, तो वो आगे पीछे रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि अगर यही देखिए, सपोज एफआईज को फॉर एग्जाम्पल ग्रासिम खरीदना है, निफ्टी का स्टॉक है, अब ग्रासिम आप कैश में लेने जाएंगे, कितना मिलेगा? करेक्ट। लेकिन फ्यूचर्स में एक लॉट लेते हैं तो तुरंत क्वांटिटी आती है, बिल्कुल, है ना। सो इसलिए एफआई जब एक्शन की शुरुआत करते हैं तो वो वहां से करते हैं, इसलिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लगभग 1200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, हालांकि ओपन इंटरेस्ट घटकर आया थोड़ा, फिर भी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों ही हुई है, उस लिहाज से ये बड़ा चीज है। इन सब में एक चीज जो आमतौर पर मैं बात नहीं करता हूँ, वो बताने लायक है। तो पहली चीज तो खैर ये हो गई कि स्टॉक्स के डेटा अच्छे हैं। दूसरी चीज ये कि पहले एफएनओ से एक्शन की शुरुआत होती है। इन दोनों को हटाकर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक है, जो कल हमें दिखी है। एक चीज याद रखिएगा, कल एक्सपायरी थी, लेकिन वीकली, मंथली नहीं। करेक्ट। ये जो डेटा दिख रहे हैं, आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के दिन ऐसे बड़े डेटा आपको दिखते हैं, करेक्ट। तो कल पहली बार इतने लंबे समय बाद साइजेबल डेटा नजर आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एफआईएस का इंटरेस्ट और एक्शन अचानक से लौटा है बड़े तरीके से। देखिए, समझने की जरूरत है। करेक्ट। नहीं तो वही 200-400-500 करोड़ की खरीदारी बिकवाली हुई जी। आमतौर पर ऐसे डेटा बड़े इसलिए दिखते हैं क्योंकि सीरीज के अंत में रोल ओवर्स होते हैं, एडजस्टमेंट होता है। कल तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, बल्कि पहली एक वीक की एक्सपायरी। एग्जैक्टली। तो क्या एफआईएस इंडियन मार्केट्स में मूड बदल रहे हैं? ये बड़ी बात। ये पहला संकेत, मैं ये नहीं कह रहा बदल दिया उन्होंने, ये मेरे लिए पहला संकेत है। इसलिए मैं डेटा में जितना घुसता हूँ उतना कुछ ना कुछ नया नजर आता है मुझे। तो पहला संकेत ये है। दूसरा, लॉन्ग पोजीशन कम ही है, 60% के नीचे है। तो ऐसा नहीं कि एफआईएस ओवर बॉट है, जगह अभी भी है। डेटा में बड़े एक्शन की शुरुआत होती दिख रही है। एक आध दिन और देखेंगे, एक आध दिन और देखेंगे। अगर इसी तरह से बड़े डेटा या कुछ इस डायरेक्शन में आगे दिखता है तो मजा आएगा, फिर हमें 18,000 पार करने को मिलेगा। ये 18,000 देखिए, घरेलू फंड नहीं करा सकते, ट्रेडर्स अपने हिसाब से तीसरी महाशक्ति लगी हुई है, होल्ड करके रखा है। थोड़ा और प्राइमरी ड्राइवर तो यही है। क्यों, क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलता है फॉर एग्जाम्पल के, जैसे कल 150 पॉइंट ऊपर, तो हम खुद ही कहते हैं कि थोड़ा नीचे आने दो, फिर लेना।
फिर भी 100, 150, 200 पॉइंट कोई तो ऊपर खोल रहा है जी, कोई तो इतना गैप से खुलने के बाद ले रहा है, वो कौन है? वो ये एफआईज है, जिगर है इनका। हालांकि दूसरों का पैसा हो तो बहुत लोगों के पास जिगर हो सकता है, वो दूसरों का मैनेज करते हैं, लेकिन खुद पॉइंट यही है। जब आते हैं तो फिर बड़े तरीके से आते हैं। हाँ, तो जब ये बड़े तरीके से आने का पहला सिग्नल कल मुझे मिला है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको 1-2 दिन बाद बताऊंगा कि ऐसा, फिर मैंने कहा आज ही बता दूं ना, ताकि आप भी अलर्ट रहे कि अगर एफआईज का एक्शन बढ़ रहा है तो उस पर ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि एफआईज का एक्शन बढ़ रहा है और डेटा, जैसे अनिल जी बता रहे हैं, दोनों तरीके से आप इस डेटा को देख सकते हैं। पर वायदा कारोबार के लिहाज से देखा, आपने बोला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताएंगे, क्या लेवल्स पे निकल कर? ऐसा बोला था मैंने, वो पीसीआर को लेकर आपने बोला था और लेवल्स को लेकर भूल गया कि उस समय क्या दिमाग में आया था कि पीसीआर न्यूट्रल क्यों है और लेवल्स क्या निकल रहा है? पुट कॉल रेशियो 1.3 के आसपास आया है। तो मतलब चूंकि कल तक आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, वो हो गया, तो उस वजह से पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया। ऐसा नहीं कि कोई ओवरबॉट है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि प्रीमियम तो गायब ही हो गई है। हालांकि कल एक अच्छी बात है, 18 पॉइंट डिस्काउंट से 18 पॉइंट प्रीमियम पर आ गए। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए शॉर्ट कवरिंग किस तरह से हुई कल जो आपको सपोर्ट मिला शॉर्ट कवरिंग का। एफआईज ने भी 1200 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग है, ओपन इंटरेस्ट घट कर आया, और ट्रेडर्स ने 18 पॉइंट के डिस्काउंट से 18 पॉइंट प्रीमियम कर दिया। बैंक निफ्टी में भी 103 पॉइंट की प्रीमियम 133 पॉइंट होती हुई दिखी है। बाकी डेटा काफ़ी कम है दीप, 17,800 मेक और ब्रेक एक तरह से वहीं पर बंद भी हुए हैं। 22 लाख शेयर पुट और कॉल दोनों में है वीकली सीरीज के। इसके अलावा कोई बड़े डेटा न निफ्टी में है न बैंक निफ्टी में। 38,000 हल्की फुल्की छोटी रुकावट है बैंक निफ्टी में, कोई खास डेटा नहीं। 10 लाख शेयर का कॉल कोई मायने नहीं रखता आजकल। तो फंड एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है पर डेटा कम है। डेटा एक्चुअली डेटा इसलिए कम है कि ऑप्शंस वाले कल, वीकली सीरीज वाले कल एक्सपायर हो गए, इसलिए। ठीक है सर, तो चलिए, तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए और पॉलिसी है, बड़े इवेंट्स हैं, तो इन सब पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। तो ये है आपके सारे डेटा। और आइए आज पूरी टीम, क्या बात है, स्टूडियो पूरा भरा पूरा नजर आ रहा है। देवांशी भी है, लेकिन देवांशी जगह कम है, इसलिए बाकी वरुण, आशीष, मानसी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को एक साथ देख के। तो इसी क्रम में चलते हैं, मैं फिर दीप, वरुण। शुरुआत कर दो ट्रिगर्स के साथ। बिल्कुल डेफिनेटली। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिस पे नजर रखनी है। उसमें सबसे पहले तो एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट तो एक मिनट, हाँ, ट्रिगर्स आपके जिम्मे थे, वैसे तो आमतौर पर मानसी के जिम्मे होते हैं। अच्छा, इधर से शुरुआत है इसलिए, चलिए ठीक है। तो एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट पे नजर रखिएगा। गवर्नमेंट जो है वो फाइनल बिडर्स का नाम अप्रूव कर सकती है, और आपको याद होगा इसके पहले किस तरह से टाटा का नाम लगातार आया है, तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स पे भी इसके लिए नजर रखिएगा। इसके अलावा यूएस में सितंबर महीने के रोजगार डेटा आने वाले हैं, तो इंटरनेशनली ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। वहीं शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में जो कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है उसमें पटेल इंजीनियरिंग, डिशमन कार्बोजन शामिल है। शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट से जो बाहर हुई है उसमें डीबी रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट शामिल है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गायत्री प्रोजेक्ट शामिल है। और कोस्टल कॉर्प यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि अब तक ये केवल बीएससी में ट्रेडिंग होती थी इस काउंटर में, आज से इसमें एनएससी में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो इसके चलते काउंटर आपके रडार पे रहना चाहिए। होटल स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, टूरिज्म स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि चार्टर्ड विमान से आने वाले विदेशी जो पर्यटक है उनको 15 अक्टूबर से टूरिस्ट वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा, और 15 नवंबर से बाकी जो विदेशी यात्री है जो कि नॉन चार्टर्ड विमान से आते हैं उनको भी ट्रैवल के जो रिस्ट्रिक्शंस है उनके लिए बंद हो जाएंगे। हालांकि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसका इनको पालन अभी भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर। आज यहाँ पर एक्शन आपको होते हुए दिखेगा। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग दीपांशु। ओबरा रियल्टी, आप देखिए रियल्टी शेयर्स जिस तरह से Q2 के अपडेट्स ला रहे हैं वो काफ़ी शानदार हैं। ओबरा रियल्टी के भी काफ़ी दमदार Q2 के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल बुकिंग है वो इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 400% से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही अगर आप YOY बेसिस पर भी देखते हैं तो 344% तक की बढ़त आपको देखने मिल रही है। साथ ही इनकी जो बुकिंग वैल्यू है वो इस बार 170 करोड़ से बढ़कर 829 करोड़ पर पहुँचती हुई दिखी है, जो कि तिमाही आधार पर करीब 400% है। इसके साथ ही अगर आप YOY बेसिस पर देखें 153% तक का जंप आपको देखने मिलेगा। इसके साथ ही जो एरिया बुकिंग है उसमें भी अच्छी खासी बढ़त होती हुई दिखी है। सालाना आधार पर 1.3 लाख स्क्वायर फीट से बढ़कर 4.4 लाख स्क्वायर फीट होती हुई दिखी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q2 के अपडेट्स अच्छे हैं। इनकी जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो सालाना आधार पर 12% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। तिमाही आधार पर 4% तक की बढ़त है। साथ ही इनके जो डिपॉजिट्स हैं उसमें भी 15% तक की बढ़त YOY बेसिस पर और 4% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने मिली है। टाटा मोटर्स के लिए दो अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले तो जो निजी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है TPG, उनकी टाटा ग्रुप के जो EV डिवीजन है उसमें $1 बिलियन यानी कि 1
करने की योजना है। और आप देखिए इसके साथ ही जो टाटा मोटर्स की जो फोर्ड का प्लान्स थे उनके चेन्नई और गुजरात में, वो टाटा मोटर्स अब खरीद सकती है। ये फिलहाल बातें होती हुई दिख रही हैं। पिछले 2 हफ्ते में 2 बारी टाटा ग्रुप ने तमिलनाडु की सरकार से ऑलरेडी बातचीत की है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ये काफी पॉजिटिव हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। कुछ तो बड़ा होने जा रहा है टाटा मोटर्स में, जिस तरह का एक्शन कल बड़ा हुआ। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को आप ट्रिगर कह सकते हैं, लेकिन आग के बगैर धुआं उठता नहीं है। और कल मैं इसलिए मैं बात भी कर रहा था, सोच भी रहा था कि नवरात्रि वाला एक स्टॉक टाटा मोटर्स हो सकता है। मुझे याद है पिछली बार इसको दिया था हमने 120 रुपए के आसपास जब था दिवाली पर। क्या स्टॉक भागा है। कोविड टाइम में तो 70 तक आ गया था सर। हाँ 70, 120। अभी भी इस साल भी ये स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्पेस में सबसे मजबूती से अगर कोई स्टॉक है पोजीशन टाटा मोटर्स में। आइए मानसी बताइए, आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं खबरों वाले? गुड मॉर्निंग अनिल सर। रत्नमणि मेटल्स से शुरुआत करेंगे। कार्बन स्टील पाइप्स के लिए 98 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। ऑयल और गैस सेक्टर में मिला ये ऑर्डर, ऑयल और गैस सेक्टर से मिलता हुआ दिख रहा है। अगले 5 से 12 महीनों में ये ऑर्डर जो है उसे पूरा किया जाएगा। JSW एनर्जी पर फोकस रखिए। जी रेन्यूएबल्स एनर्जी से 810 मेगावाट ऑनशोर विंड टर्बाइन खरीदने के लिए करार किया है, जिसके चलते खबरों में रहेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज PLI स्कीम के अंतर्गत लैपटॉप कंपनी बनाने जा रही है। एसर के लिए लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करेगी ये कंपनी, जिसके चलते इस पर भी नजर रहे। हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही TVS मोटर प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर खबरें हैं। हीरो मोटोकॉर्प एक्सपल्स 200 नाम से नई मोटरसाइकिल लॉन्च की इन्होंने, और इनकी शोरूम में जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,28,000 इससे शुरुआती कीमत होगी। वहीं TVS मोटर TVS जुपिटर 125 नाम से स्कूटर लॉन्च किया है। 73,400 शुरुआती कीमत यहाँ पर तय की गई है। ओके, तो नई लॉन्चेस, फेस्टिव सीजन है, नई लॉन्चेस आ रही हैं ऑटो कंपनी से, नजर रखिए। और टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स वैसे भी फोकस में है ही। वरुण बताएं, कुछ और खबरें और फंड एक्शन भी है आपके पास कुछ? डेफिनेटली दीप। तो इसमें सबसे पहले तो जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि इन्वेस्को मामले में जी एंटरटेनमेंट को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल NCLT ने कहा है कि NCLT को जी एंटरटेनमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए और समय देना चाहिए। पर्याप्त वक्त न देना प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के खिलाफ है, ये NCLT ने कहा है, और जी एंटरटेनमेंट को समय देना चाहिए जवाब देने के लिए। तो ये फैसला आया है NCLT की तरफ से। कुछ बल्क डील्स है जिसमें भारतीय एयरटेल का जो राइट्स एंटाइटलमेंट है उसमें वैंगवार्ड फंड ने करीब 43 लाख शेयर जो है उनको बेच दिया है। करीब 208 के भाव पे ये सौदे हुए हैं। GE शिपिंग, यहाँ पे SBI फंड जो है उन्होंने 8.4 लाख शेयर जो है उनको बेचा है। 6 अक्टूबर को ये बेचा गया है ओपन मार्केट में। शेयर होल्डिंग जो है वो 3.43% से गिर के 2.85% के आसपास आ चुकी है। और मंदाना रिटेल, यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी ने ओपन मार्केट में 8.52 लाख शेयर जो है बेचे हैं। 5 से 7 अक्टूबर के बीच में बिकवाली की गई है। इनका स्टेक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, 6.26% से गिर के अब ये 2.4% पे आ गया है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स, कुछ बल्क एक्शन भी, और झुंझुनवाला साहब मंदाना रिटेल में इन्होंने हिस्सेदारी कम करी है। आइए आशीष से जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज देखिए पॉलीकैब यहाँ पर एक दमदार रिपोर्ट आई है। काफ़ी लंबे समय के बाद HSBC की रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 3,200 रुपये का लक्ष्य दिया है। 2,420 रुपये की कल की क्लोजिंग है, यानी मौजूदा भाव के हिसाब से आप देखें तो करीब 32% की जो अपसाइड है इस स्टॉक पर ये उम्मीद लगाकर चल रही है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज कल यहाँ पर डीमर्जर अनाउंस है, उसके बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2,960 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाइटन पर जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे उसके बाद कल हमने देखा था कि कुछ सेट ऑफ ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट निकाली थी। आज सिटी ने जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, 2,490 रुपये का लक्ष्य दिया है। 2,375 की जो है कल की क्लोजिंग है। लेकिन ये मान रहे कि जो ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ के आंकड़े कंपनी ने रिपोर्ट किए उनके अनुमान से और उम्मीद से दोनों लिहाज से देखें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिले। M&M यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1,086 रुपये का लक्ष्य दिया है। 878 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि XUV 700 का जो लॉन्च हुआ है इससे काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। कल हमने आपको वैसे बताया भी था कि केवल 57 मिनट में 25,000 बुकिंग जो है XUV 700 की देखने को मिली थी। तो यहाँ से जो है एक बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है। 1,068 रुपये से बढ़ाकर 1,220 रुपये कर दिया है। और ये मान रहे कि जो इनके Q2 के
अपडेट्स आए हैं इसमें तिमाही दर तिमाही आप देखें तो करीब करीब दुगने की ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते स्टॉक पर ये बुलिश है। अंत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखिएगा क्योंकि नोमेरा की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर SBI लाइफ इस स्टॉक को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, 1650 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे बढ़िया तो मुझे पॉलीकैब की दिख रही है सर, बहुत लंबे समय के बाद इस पर रिपोर्ट आई है। HSBC का। हालांकि HSBC की कितनी फॉलोइंग है वो पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट अच्छी लिखी है। 2400 वाला 3200 रुपये का टारगेट इंटरेस्टिंग है। और आज फिर से बुकिंग होगी M&M। हाँ 10 बजे कौन सी XUV 700 700 निकल रहा है। सवाल उधर जा रहा था, आशीष ने बीच में बोल दिया। चलिए, तो ये है आपके लिए सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ तैयार। शुक्रवार के दिन पिक ऑफ द डे का है वक्त। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा आज के लिए जो मैं पिक चूज करके लाई हूँ वो है मिधानी, जो मैं कल क्लोजिंग सेशन में ऑलरेडी रेकमेंड कर चुकी हूँ, तो उसी को वापस रेकमेंड करूंगी। मिधानी को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 193 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 208, दूसरा 215, तीसरा 222। ये तीनों टारगेट्स के लिए मिधानी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मेरा कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, पर मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकता है स्टॉक। ओके, तो मिधानी पिक ऑफ द डे। मिश्र धातु निगम, ये है वो स्टॉक जो पसंद है सिमी जी को। कल भी क्लोजिंग के शो में सिमी जी ने रिकमेंड किया था, और वही सिमी जी भी मुझे लगता है बंसल जी से ही सीखी ये सारा काम। कल का काम आज। हाँ, कल का काम नहीं, वो फिर कल कर लिया, फिर अब अलग से क्यों करें, तो वो वाला है। लेकिन आज तो बंसल जी कुछ ना कुछ अलग से करके आए होंगे, क्योंकि कल तो पिक ऑफ द डे दिया नहीं था ना। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अलग से करा अनिल जी, कल नवरात्रि की शुरुआत हुई और अनिल जी कल कुणाल जी से भी मिला शाम को, और पहली बार अनिल जी कुणाल जी ने इतिहास में पहली बार मतलब कि बाहर कॉफी खरीद के पिलाई है। नहीं तो अक्सर चाय ही पिलाते थे, तो कल पहली बार कॉफी खरीद के पिलाई है। तो इसलिए अनिल जी जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो अनिल जी है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी को मिस नहीं करना है। 209 का स्टॉप लॉस है, 240 प्लस के टारगेट हैं, और अल्टीमेट टारगेट है 270 प्लस का। बट 270 प्लस के टारगेट के लिए 200 के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाना है। अनिल जी आप अक्सर कई बार जब मैं कम बोलता हूं सुबह पिक ऑफ द डे में, तो आप बोलते हैं कुछ बोला नहीं। अनिल जी दिक्कत क्या है, जब ज्यादा बोलता हूं तो लोग खरीद लेते हैं, और खरीद के उनकी उम्मीद होती है कि स्टॉक अभी का अभी भागे, फिर मेरे पीछे लग जाते हैं। तो जब मैं कम बोलता हूं तो अनिल जी थोड़ा ये डर होता है। तो आपके यही रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स से कि जो कल की क्लोजिंग है उसके आसपास ही खरीदना है। हाँ, तो आपके लिए इधर कुआ उधर खाई। तो ना बोले तो अनिल जी, और बोले तो व्यूअर्स, दोनों तरफ से बराबर ट्रोलिंग बंसल जी की चलती। लेकिन कुणाल जी आपकी इज्जत जाते जाते रहेगी। मतलब बाल ही बचे आप, मतलब पूरी तरह से जा ही चुकी थी एक तरह से। हुआ ये है कि बंसल जी ने बोला कि पहली बार कुणाल जी ने कॉफ़ी पिलाई नहीं, तो कुणाल जी ने आज तक कभी कुछ मतलब वो बाद में बोल रहे कि अब तक चाय पिलाते थे। अगर ये सेंटेंस जो नहीं बोलते ना बंसल जी, तो आज तो समझो आपका तो काम ही खत्म। कि ये समझ में आता कुणाल जी ऐसे कंजूस है, इतने अच्छे दोस्त को भी करे। हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा। तो बच गए आप। आगे का सेंटेंस आधा पूरा कर लिया बंसल जी ने कि अदरवाइज चाय पिलाते। तो कोई खास वजह चाय से कॉफी पर शिफ्ट होने की? अनिल जी देखिए, बंसल जी जो पीना चाहते हैं अनिल जी वो तो पी नहीं सकते हैं, तो और वो मैं पिलाता भी नहीं हूँ, तो अनिल जी इसलिए मजबूरन चाय कॉफी से काम चलाना पड़ता है। तो अनिल जी क्योंकि भाई आइस टी मुझे पसंद नहीं है अनिल जी, तो इसलिए मजबूरन उन्हें चाय और कॉफी पीनी पड़ती है। तो कल मैंने कहा स्वाद बदलने के लिए आप कॉफी पीजिए। तो अनिल जी जबरदस्त कॉफी पी, और अनिल जी बहुत मजा आया कल। चलो बढ़िया है। तो मैं तो सोच रहा था फिर अगर मुलाकात हुई तो शायद पिक ऑफ द डे जॉइंट आएगा, लेकिन लगता है अलग अलग भी आ रहा है। बताएं सर, कौन सा शेयर है आपके रडार पर? अनिल जी खरीदारी, सबसे पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको भी और दीपांशु को। अनिल जी खरीदारी की राय है एस्कॉर्ट्स में, जिसमें कल भी चर्चा हो रही थी। जब बाजार बंद हो रहा था तब इसमें एक जबरदस्त तेजी बनी, और मुझे लगता है अनिल जी आज भी तेजी कायम रहेगी। मौजूदा स्तरों पर बाय करें, 1500 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है कि 1560 के लेवल्स आपको आज आते हुए दिख सकते हैं। 1560 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद मुझे लगता है ये स्टॉक 1585 तक भी जाएगा, लेकिन 1560 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स खरीदारी करने की राय। कल क्लोजिंग शो में वागले साहब की तरफ से भी ये BTST कॉल के तौर पर बताया गया था, तो इस पर रखिएगा नजर। सुमित जी गुड मॉर्निंग।
बताएं सर, आज कुछ बदले हुए लग रहे हैं, लोकेशन बदली या आप बदले हैं? जी मैं तो सेम ही हूँ, लोकेशन थोड़ी सी बदली है। आज थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था तो घर से कर रहा हूँ। अरे वाह, मार्केट में वीकनेस ना हो आपकी तो शाम तक ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो लखनऊ की भाषा में यही कहते हैं क्या कि आज सुमित जी के दुश्मनों की तबीयत नासाज है। मतलब ऐसे, मतलब ऐसा बड़े जो राजा महाराजा थे उनको ये नहीं कह सकते राजा महाराजा की इनकी तबीयत खराब है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो अगर उनकी भी तबीयत खराब है तो ऐसा बोला जाता है उनके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। तो सुमित जी के दुश्मनों की तबीयत नासाज है। सुमित जी जल्दी से आप ठीक हो 3:30 बजे तक और मुस्कुराते हुए दिखें। बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, एकदम ठीक हो जाएगी। जहां तक पिक ऑफ द डे का सवाल है, पिक ऑफ द डे में भारत फोर्ज को सिलेक्ट करना चाहिए। भारत फोर्ज नीचे में मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस बैक दिया है। 720 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के भारत फोर्ज में खरीदारी करें। 740 के आसपास कल का क्लोजिंग है। यहां से आज और 1-2 दिनों के अंदर भारत फोर्ज में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 760 रुपए से लेकर 775 रुपए तक का मूव भारत फोर्ज में देखने को मिल सकता है। तो 720 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 760 से लेकर 775 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय भारत फोर्ज में सुमित जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आज का जो शेयर है वो इंफ्रा कैपिटल गुड से जुड़ा हुई कंपनी है और ये कंपनी है सिमेंस, मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन बेस्ड सिमेंस इंडिया। इस पे खरीदारी की राय है। कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक मोटर्स में तो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। साथ ही साथ रेलवेज के भी ऑर्डर्स बहुत दमदार आ रहे हैं उनके ऑर्डर में। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 3300 करोड़ का जो तो हेल्दी ऑर्डर बुक है, डबल डिजिट से ग्रो हो सकता है सिमेंस का, मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। तो सिमेंस कैपिटल गुड्स की स्पेस एमएनसी जर्मन बेस्ड कंपनी पे खरीदारी की राय है। 2655 निवेश की राय। ओके, 2655 ये है आपके लिए टारगेट। सीमेंस पर करनी है आपको खरीदारी। आइए कुछ और काउंटर्स जो आज आपको एक्शन में दिखेंगे। ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस बनना चाहिए। ओबरॉय रियल्टी, सिमी जी बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स की तरह इस पर भी दमदार अपडेट्स आते हुए दिखे और कल जो हमने एक्शन देखा है स्पेशली शोभा पर, ओबरॉय रियल्टी पर राय दें। तिमाही दर तिमाही देखें तो 412% की सेल्स में बढ़त है। साल दर साल देखें तो 344% की रही है। बढ़िया बुकिंग वैल्यू इन्होंने दिखाई है। क्या राय है ओबरॉय रियल्टी में? कल की तेजी के बाद आज कैसा एक्शन रहेगा इस पर? जी बिल्कुल दीपांशु, कल की तेजी आज भी मेंटेन होगा। इनफैक्ट मेरा जो टारगेट है वो 1000 का पहले भी था और अभी भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। 1000 का तो मिनिमम टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है और ये स्टॉक अगर 1000 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा तो 1150 से 1200 का भी टारगेट बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 महीने में आना चाहिए। तो करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 880 का स्टॉप लॉस होगा और 1150 से 1200 का टारगेट होगा, जो कि 1 से 1.5-2 महीने में आना चाहिए स्टॉक के लिए। तो 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा स्टॉक के लिए। ओके, तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रहे ओबरॉय रियल्टी पर, ये आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। टीवीएस मोटर्स, सुमित जी इस पर राय दें। नई लॉन्च आई है इनकी टीवीएस जुपिटर 125 स्कूटर है, करीब 73,400 में ये लॉन्च होगा। एक्स शोरूम प्राइस है इसका। टीवीएस मोटर्स कल 2.5% ऊपर, आज क्या करेगा सुमित जी? ऑटो पैक मजबूती दिखा रहा है। जहां तक टीवीएस मोटर का सवाल है, अभी तक चला नहीं है, अब ये चलना चाहिए। टीवीएस मोटर 555 के आसपास का क्लोजिंग है, 557 टू बी वेरी प्रिसाइज। इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जैसे ही 565 का लेवल ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो टीवीएस मोटर में मोमेंटम बनेगा और फिर 580 रुपए से लेकर 600 रुपए तक के मूव आने वाले दिनों में टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 540, 545 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, तो पोजीशन होल्ड करें। 565 का पहला पड़ाव वो निकलते ही 575 और 600 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। नई लॉन्च हीरो मोटो की तरफ से भी आई है। बंसल जी इसकी चार्ट पर आप राय दें। एक्स पल्स 200 नाम की नई मोटरसाइकिल लॉन्च करी है, करीब 1.25 लाख की एक्स शोरूम कीमत है इसकी। देखिए दीपांशु, टेक्निकली देखें तो हीरो मोटर को अब चलने की पूरी चांसेस थे, बट डे बिफोर यस्टरडे इसमें एक ब्रेकडाउन नीचे में देखने को मिला। कल हालांकि फॉलोअप सेलिंग नहीं आई, बट कल डे बिफोर यस्टरडे के हाइस के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2853 से लेकर 2855 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो 2850 2855 के लेवल ऊपर में टूटे तब यहाँ पर खरीदारी की राय होगी।
ओके, तो थोड़ा मूवमेंट आने दीजिए। बाकी ऑटो स्टॉक्स की तरह उतनी एक्टिविटी इस पर अभी नहीं बनी है, हालांकि कल ये भी 1.5% ऊपर था। नई लॉन्च तो हीरो मोटो की तरफ से भी आई है। पर डिक्सन टेक सिद्धार्थ जी का पसंदीदा स्टॉक, लगातार निचले स्तरों पर इस पर आपकी राय रही है सिद्धार्थ जी। अब डिक्सन टेक पर क्या व्यू बनता है सर? और खबर ये भी आ रही है कि एसर के लैपटॉप बनाने के लिए कंपनी ने करार किया है, PLI स्कीम के अंतर्गत इन लैपटॉप्स को बनाया जाएगा। डिक्सन टेक कैसा लगता है सर अब? सदाबहार लगता है दीपांशु, क्योंकि डिक्सन टेक हम काफी पहले से, करीबन 1 साल से 1.5 साल से रेकमेंड करते आ रहे हैं और हमें काफी पसंद है। यहां से भी आप जैसे एसर के लैपटॉप की बात करें, MI मोबाइल्स की बात करें, जियो के सेट टॉप बॉक्स की बात करें, या इत्यादि इत्यादि जितने भी व्हाइट गुड्स के मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत आएगा वो डिक्सन टेक करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बने रहना चाहिए। मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये कंपनी किसी दिन आके बोल दे कि अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का भी आउटसोर्सिंग इन्हीं के पास है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बिल्कुल, लगातार अपना कारोबार बढ़ा रही है डिक्सन, ये एक अच्छी बात है और इसलिए रोज फोकस में भी आती रहती है। पर सिद्धार्थ जी, आपकी एक थीम कुछ ही समय पहले आपने हाईलाइट करी थी, टूरिज्म, रिवेंज टूरिज्म की आज आप बात भी कर रहे हैं। सीमेंस आपने रेकमेंड किया, हालांकि आज वायदा नहीं किया जर्मनी ले जाने का। बताएं सर सिद्धार्थ जी, जो खबर आई है कि अब इंटरनेशनल टूरिस्ट अगले हफ्ते से चार्टर प्लेन से आ रहे हैं तो आ सकते हैं, और नॉर्मल भी जो ऑपरेशंस हैं वो 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ट्रैवल और टूरिज्म पर कौन से फोकस में रहेंगे स्टॉक सर? बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसीलिए जर्मनी ले जाने का नहीं कहा कि नवरात्रे चल रहे हैं तो अनिल जी, आप और दूसरे पैनलिस्ट शायद नहीं जाएंगे कहीं बाहर, इसीलिए मैंने जर्मनी ले जाने की बात नहीं की। और एक मिनट, हेलो एक मिनट भाई साहब, मोदी जी PM बनने के बाद नवरात्रि में अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने फास्टिंग कर ली। हम इतना तो सीख ही सकते हैं। आप तैयारी करो, आप हमारे ऊपर ऐसा टिकट मत फाड़ो। हम तैयार है, हम वहां जाके उपवास कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, गरबा भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो अब प्लानिंग करनी पड़ेगी आज से ही। अच्छा, बाकी तो ठीक है। साथ में ब्रीफकेस सूटकेस उठाने के लिए बंसल जी, कुणाल जी पहले से तैयार है, बोला हम भी चलेंगे। तो जब प्लान करें तो पूरा ढंग से ही करिएगा। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी। जी अनिल जी, और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ के जो दीपांशु बोल रहे हैं कि जो खुल अनलॉकडाउन या जितने भी फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इसमें अनिल जी आप, हम, दीपांशु या कोई भी पैनलिस्ट या दर्शक कहीं ना कहीं तो घूमने जाने ही वाले हैं। और घूमने अगर जाना है तो होटल, फ्लाइट टिकट बुकिंग करनी है, और फ्लाइट टिकट में कन्वीनियंस चार्ज किसी को नहीं पे करना। तो वैसी एक ही कंपनी बनती है, वो है ईजी माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप पे खरीदारी की राय है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। इंटरनेशनल टाइप्स, जस्ट डायल के साथ अभी टाइप, और डेट फ्री कंपनी ईज माई ट्रिप, 700 के करीब का टारगेट आप रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। ओके, तो 700 का टारगेट इजी ट्रिप प्लानर्स, इस पर रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी ने कई बार जब भी रिवेंज टूरिज्म की बात भी की है, ये काउंटर फोकस में आया है। टाटा मोटर्स लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर, कल सिमी जी ने भी रेकमेंड किया था, उनके टारगेट्स आते हुए दिखे थे। अदरवाइज भी कई बार इस स्टॉक पर चर्चा हुई और लगभग हम देख ही रहे हैं एक नई तेजी में आ गया है काउंटर। कुणाल जी जरा राय दें, टाटा मोटर्स आज भी फिर से खरीदारी का मौका बनता है? अब तो इनके जो EV बिजनेस हैं उस पर एक बड़ा निवेशक लाने की तैयारी में दिख रही है कंपनी, साथ ही फोर्ड के प्लांट्स हैं जिस पर ये खरीदारी की व्यू बना सकते हैं। कैसे देखें टाटा मोटर्स को? देखिए दीपांशु, कल जो ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है टाटा मोटर्स में, ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। बहुत ही बड़े वॉल्यूम हुए और साथ में हमने देखा कि जो 380-90 के आसपास एक मेजर, माफ कीजिए 360 के आसपास जो मेजर रेजिस्टेंस है, उसको बहुत डिसाइसिवली टाटा मोटर्स ने पार किया, और ये रेजिस्टेंस कोई 6 महीने पुरानी है। तो ये काफी बड़ा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है आज भी अगर ये मामूली सा भी नीचे मिलता है तो उन स्तरों पर बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स वापस से 400 के लेवल्स को छुएगा तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। अब गिरावट पे खरीदारी की राय, अब देगा मौका या नहीं ये देखना जरूरी है, क्योंकि कल ऑलरेडी 12% ये स्टॉक दौड़ा है। टाटा मोटर्स बड़ा ब्रेकआउट कल हमने आते हुए देखा। तो ऑटो स्पेस पर रखनी है आपको नजर रखनी है। कुछ और काउंटर्स पर भी जो एक्शन में रहेंगे। GE शिपिंग, सुमित जी, शिपिंग काउंटर्स लगातार फोकस में रहे। GE शिपिंग हमने भी पहले बात करी है, पर यहां पर खबर आई है कि SBI फंड्स मैनेजमेंट ने करीब 8.5 लाख शेयर्स की बिकवाली करी है और अपनी शेयर होल्डिंग 3.4% से घटाकर 2.85% करी है। चार्ट्स के बारे में बताएं सर, GE शिपिंग।
दीपांशु 380 का इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। 380 रुपए का लेवल एक बार ऊपर में टूटेगा, उसके बाद ही स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा। 380 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक 400 रुपए तक के लेवल दिखाएगा और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 360 का है। अगर 360 के लेवल टूटते हैं तो एक बार छोटा मोटा करेक्शन बन सकता है 350 से लेकर 340 रुपए तक का। या तो डिप्स में खरीदारी करें या फिर ब्रेकआउट आने के बाद खरीदारी करें। ओके, ये है आपके लिए जी शिपिंग पर राय। वागले साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आज का आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा, रादर मैं पिक ऑफ द नेक्स्ट वीक में अभी कवर करना चाहूँगा क्योंकि ये पैटर्न आज क्लियर है। पता नहीं अगर आज मैं कवर ना करूँ और चल गया तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मेरा पिक ऑफ द अगले वीक का पिक है MCX। जिस तरह से कल ब्रेकआउट आया है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, 1819 का बंद है, 1785 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं 1920 तक के लेवल्स में अगले हफ्ते में देख रहा हूँ। एक थोड़ा सा लंबा अरसा लेंगे, 2 से 3 महीने 4 महीने, ये मुझे 2150 तक जाते हुए दिखता है। ओके, तो 2150 के पोजिशनल टारगेट्स हैं, बट फिलहाल 1920 के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में आपको आते हुए दिख सकते हैं। MCX कल बड़ा वाला ब्रेकआउट आया अनिल जी, और काफ़ी समय से हम बात कर रहे थे एक्सचेंजेस की, और मुझको याद है सर कुछ समय पहले आपने बात करी थी BSE IEX की तो बात करी, पर उस समय आपने ये भी कहा था कि MCX पर अब नजर रखनी है। एब्सोल्युटली, MCX बहुत ही मजबूत दिख रहा है। कल अच्छी बात है, जो खबर आई थी उसका विश्लेषण भी ये सही तरीके से हुआ, किस तरह से MCX के फ्यूचर्स पर जो कारोबार बढ़ेगा वो IEX से ज़्यादा फायदेमंद MCX है। IEX के लिए तो है ही अच्छी बात है, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, उनके लिए न्यूट्रल है, लेकिन बड़ी खबर जो बनी है वो MCX के लिए बनती हुई दिखी है। तो MCX का स्टॉक, और कल मेरे ख्याल से क्लोजिंग वाले शो में जय ने भी रिकमेंडेशन दी थी, एंड में जैकपॉट कॉल उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखा था, और भी किसी की रिकमेंडेशन थी। तो मुझे लगता है कि MCX बढ़िया कमाल करना चाहिए स्टॉक। तो सारे एक्सचेंज BSE, MCX, IEX, NSE का IPO आने तक बाय ऑन डिप्स। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स यहाँ पर है। और MCX की बात करिए, ऑफ कोर्स कमोडिटीज़ में ये आता है, बट कमोडिटी बाजार में सर और एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सरसों के दाम यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। NCDEX पर सरसों वायदा पर रोक लगा दी गई है सर, ये खबर आती हुई दिख रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स अब फिलहाल लॉन्च नहीं किए जाएंगे, ये खबर आती हुई दिख रही है। अब कब एग्जैक्टली इसके बाद के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं ये देखना पड़ेगा, बट सरसों के फ्यूचर्स पर आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते हुए देखेंगे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स आप काट सकते हैं, इसकी इजाज़त है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च नहीं किए जाएंगे, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है।